जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई। घटना पहलगाम की है, जहां बादल फटने से बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। ये ताजा रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें अनंतनाग जिले के पहलगाम के नाला उवेरा इलाके की है, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही हुई। जिले में 2 जगहों पर बादल फटने की खबर है। बादल फटने से नाला उवेरा इलाके में सैलाब में एक शख्स की कार बह गई। अचानक से आए सैलाब की वजह से कार तिनके की तरह बहती नजर आई। पानी होटल और घर में घुस गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते रिहायशी इलाके और होटल में मलबा जमा हो गया। राहत की बात यह है कि तबाही के बीच किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर तक नहीं आई है, लेकिन नुकसान इलाके में हुआ है। बादल फटने के बाद स्थानीय प्रशासन एक्टिव बना हुआ है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और दूसरी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के साथ तुरंत प्रभावित इलाके में पहुंचा और रेस्क्यू के साथ ही नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्थानीय जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पर्यटकों को भी अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की गई। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से मलबा जम गया, जिससे हटाने का काम जारी है। जिले में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से संकट के हालात पैदा हो गए हैं। रियासी में उफनती चिनाब नदी को लेकर बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं राजौरी में कई निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के कई स्पिलवे गेट्स खोलने पड़ गए। सलाल बांध से पानी छोड़े जाने के बाद रियासी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका में निचले इलाके में अलर्ट जारी किया। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी गई। बारिश के बाद चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। राजौरी में भी भारी बारिश मुसीबत बन गई है। लगातार तेज बारिश के कारण मुरादपुर समेत कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नालों के उफान पर होने से थन्ना मंडी, दरहाल और सुंदरबनी समेत कई तहसीलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अगर बारिश का दौर फिर से शुरू हुआ तो हालात गंभीर हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घरों से ना निकलने की सलाह दी है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 40 घंटे भारी बारिश होने और लैंडस्लाइड की चेतावनी दी है। शिमला के राजहाना में भी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स और मलबा सड़क पर आ गया। किन्नौर में भी तेज बारिश और भूस्खलन के चलते वैली ब्रिज पूरी तरह से ढह गया। लगातार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के शिमला के राजहाना में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिससे पहाड़ से भारी मात्रा में पत्थर, बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद नीचे पार्क की कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया गया। भीषण भूस्खलन से इलाके में भारी दहशत का माहौल है। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 3 से 4 इमारतें सीधे खतरे की जद में आ गई। किन्नौर के सांगला में भारी बारिश और भीषण भूस्खलन के कारण वैली ब्रिज पूरी तरह से ढह गया। बारिश में पुल के नीचे की जमीन धंस गई। तभी से पुल पर आवाजाही बंद थी। पुल के जमींदोज होने से सांगला घाटी से क्षेत्र का संपर्क कट गया है। मानसून की मार का असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मनाली, धर्मशाला, शिमला, सोलन, मंडी में बारिश के आसार हैं। स्थानीय लोग और पर्यटकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल में भूस्खलन की जगह जगह होने से यातायात भी कई जगह प्रभावित हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बाद संजौली कॉलेज के पास लैंडस्लाइड हो गई। मलबे की वजह से सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली कॉलेज के लैंडस्लाइड से हुई तबाही की है। भूस्खलन की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक जब लैंडस्लाइड हुई तब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई मकानों पर खतरा पैदा हो गया है। भूस्खलन संजौली कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग के साथ हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पार्षद, विधायक और मेयर सहित सभी जनप्रतिनिधियों को फोन किया, लेकिन ना तो उनका फोन उठाया जा रहा और ना ही कोई उनकी मदद के लिए मौके पर पहुंचा। लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और पूरे क्षेत्र का भूवैज्ञानिक निरीक्षण किया जाए।
लोगों का कहना है कि पिछले साल भी इलाके में भूस्खलन हुआ था, जिससे कई बच्चे और महिलाएं अपने घरों में फंस गए थे। एक बार फिर उसी क्षेत्र में भूस्खलन होने से स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल है। बढ़ते हैं आगे और अब बात उत्तराखंड के 6 जिलों की करते हैं, जहां भारी बारिश के बीच अलर्ट जारी किया गया है। 120 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। रुद्रप्रयाग में मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड से केदारनाथ हाईवे भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग के पास भारी लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ हाईवे ब्लॉक हो गया। भूस्खलन की एक घटना मुनकटिया में हुई। बताया जा रहा है हाईवे के ब्लॉक होने से केदारनाथ के लिए निकले श्रद्धालु जगह जगह फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीमों ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मुनकटिया लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ रूट पर सभी संवेदनशील स्थानों की निगरानी की जा रही है। एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यात्रा मार्ग पर भी जो हमारे सेक्टर अधिकारी और अन्य कर्मचारी और रेस्क्यू टीमें लगी हैं, वो भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं। ये कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल वहाँ पर यात्रियों की मदद के लिए, यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए वो तैयार हैं। टिहरी गढ़वाल में भी मसूरी मोड़ के पास मलबा गिरने से नैनबाग रूट पर ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट है कि बारिश से अब भी 3 नेशनल हाईवे समेत राज्य भर की 120 से ज्यादा सड़कें बंद है और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। और वहीं देहरादून में टॉन्स नदी पर बना अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। हालांकि लोगों की आवाजाही के लिए दूसरे नवनिर्मित पुल को खोल दिया गया है। तस्वीरें राजधानी देहरादून की है, जहां पर टोंस नदी पर बना अस्थायी पुल देर रात नदी में आए पानी के तेज बहाव में बह गया। पुल को पिछले साल बारिश के बाद अस्थायी तौर पर बनाया गया था। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने NH 7 पर आने वाले सभी वाहनों को सेलाकुई से नए नेशनल हाईवे पर डाइवर्ट किया। कल देर रात हुई मूसलाधार बारिश में टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ने से ये जो अस्थायी पुल NH 7 पे बना हुआ था, ये ढह चुका है। आपको बता दें कि क्योंकि ये हादसा रात के वक्त हुआ है, इसलिए जो नुकसान जो हो सकता था बड़ा, वो टल गया है, क्योंकि यही वो मार्ग है जो देहरादून से पोंटा हिमाचल चंडीगढ़ जाने वालों का मार्ग था। और इस मार्ग से न केवल बाहर के लोग बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी थी। स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए पुराने पुल को खोल दिया गया है। पुल शुरू होते ही देहरादून और विकास नगर के बीच सफर करने वाले हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। मानसून उत्तराखंड में जमकर बरस रहा है और इसकी वजह से पहाड़ और मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद विनायक राउत पर FIR दर्ज हो गई है। बहू गिरिजा ने ही उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में नामजद तांत्रिक फिरोज शेख को गिरफ्तार किया गया है। विनायक राउत परिवार पर जबरन तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप लगा है। विनायक राउत और परिवार के लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो जबरन तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप लगा है और बहू की तरफ से यह मांग की गई है कि इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यूबीटी के पूर्व सांसद हैं विनायक राउत और उनके ऊपर इस मामले में FIR दर्ज हुई है। विनायक राउत पर FIR दर्ज की गई है। बहू के गंभीर आरोप, पूर्व सांसद की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। गिरिजा राउत के आरोप देखिए क्या है। 2017 में गितेश से विवाह के बाद लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। 2018 से संबंध नहीं, बच्चे के लिए तांत्रिक से मिलाया गया, अघोरी प्रथाएं कराई गई, सिर के बाल उखाड़े गए, गोमूत्र पिलाया गया, इच्छा के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। विनायक राउत से अलग एक छोटे से घर में वो रहते हैं। विनायक राउत समेत 7 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की जानी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। पुलिस की कार्रवाई का जहां तक सवाल है, अब तक क्या क्या हुआ है आपको बता दें। नामजद तांत्रिक फिरोज शेख को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व सांसद के बेटे गीतेश समेत 7 लोगों पर इस मामले में FIR दर्ज की गई है। नरबली, काला जादू की धाराओं में FIR रजिस्टर हुई है। राउत परिवार ने अब तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, एक हाई प्रोफाइल परिवार में इस तरह की घटना, इस तरह के आरोप वाकई चौंकाने वाले हैं। पूरा मामला क्या लग रहा है?
देखिए समीर, इस पूरे मामले में पूर्व सांसद विनायक राउत, उनकी पत्नी श्यामल राउत, पुत्र गितेश राउत और रिश्तेदार सुरेखा सरपरे, राजेश सरपरे, आभा राउत के अलावा 2 जो बाबा हैं, तांत्रिक बाबा हैं, फिरोज बाबा और काजी बाबा, इन पर FIR थाने पुलिस ने दर्ज कर ली है। इस मामले में फिरोज काजी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ी देर में उन्हें हॉलिडे कोर्ट में थाने में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले में आरोप ये लगाया गया है कि 2017 में जब पीड़िता ने गितेश राउत के साथ में विवाह किया, उसके बाद उसका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा था। उसे अलग अलग अघोरी विद्याएं उसके ऊपर कराई गई और उसे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफी ज्यादा तकलीफ दी गई। यहाँ तक कि कई बार घर से निकाला गया, वो अलग घर में रहने लग गई। और गितेश राउत पर यह आरोप लगाया गया कि न सिर्फ भारत में, न सिर्फ कोंकण में, न सिर्फ ठाणे में, बल्कि विदेश में भी जब वो उनके साथ बाहर गई तब भी उनके साथ में काफी शारीरिक जो है उनको तकलीफ दी गई। और ये सारे आरोप उन्होंने पूरे 7 साल के रिकॉर्ड के साथ में अपने वकील के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। एक आरोपी इसमें अब तक अरेस्ट हुआ है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है आगे की तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार के खगड़िया जिले में एक चोर को ट्रेन में मोबाइल चोरी करना भारी पड़ गया। यात्रियों ने उसे खिड़की पर ही पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले किया। चलती ट्रेन की खिड़की पर लटके शख्स का वीडियो बिहार के खगड़िया का है। युवक पर आरोप है कि उसने चलती ट्रेन में एक यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की, तभी अलर्ट यात्री ने इसका हाथ पकड़ लिया। घटना मानसी और खगड़िया रेलवे स्टेशन के बीच की है। बताया जा रहा है कि जनहित एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही मानसी स्टेशन से चलने लगी, वैसे ही एक युवक ने खिड़की के पास बैठे यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की। यात्री और उसके आसपास बैठी सवारियों ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वो भाग नहीं सका। लोगों ने उसे ट्रेन की खिड़की के बाहर लटकाकर करीब 9 किलोमीटर की यात्रा कराई और जब ट्रेन खगड़िया पहुंची तो उसे पुलिस के हवाले किया गया। ट्रेन में मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि ट्रेन की रफ्तार तेज होने की वजह से यात्रियों ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि इससे वो हादसे का शिकार हो सकता था। खगड़िया GRP के थानाध्यक्षों के मुताबिक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान नवगछिया के रहने वाले मोहम्मद फखरुद्दीन उर्फ छोटू के तौर पर हुई है। अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर RPF जवान से मारपीट का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट का यह वीडियो मध्य प्रदेश के सतना का है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत एक युवक ने RPF के हेड कांस्टेबल का डंडा छीनकर उसकी पिटाई की। GRP ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना शनिवार की शाम करीब 3:30 बजे की है, जब RPF हेड कांस्टेबल गोविंद नारायण सिंह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान एक युवक रेलवे लाइन के पास खड़े होकर लगातार यात्रियों और वहां पर मौजूद लोगों से गाली गलौज कर रहा था। RPF जवान ने जब समझाने की कोशिश की तो अभियुक्त और ज्यादा उग्र हो गया और फिर RPF जवान के साथ ही गाली गलौज करने लगा। और आइए अब देखते हैं ऑटो 9 शो। द ऑटो 9 शो, जो कि इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, हर हफ्ते 1:20 पर रविवार को आपके साथ जुड़ता है। और मकसद बेहद आसान कि शोरूम में दिखने वाली हर चमकदार चीज भरोसेमंद नहीं होती, और यही बताने के लिए हम इन गाड़ियों के रोड टेस्ट, रिव्यूज, व्यूज, अपडेट, न्यूज सभी कुछ आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपकी बाइंग डिसीजन आसान हो सके और आपको नुकसान से बचाया जा सके। आज का ये शो भी बेहद खास रहने वाला है। न्यूज, व्यूज, रिव्यूज, अपडेट सभी कुछ देंगे, लेकिन शुरुआत स्पीड न्यूज के साथ। टोयोटा अपना लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक हाइलेक्स का 9वां जनरेशन मॉडल भारत में 28 जुलाई को लॉन्च करेगा। इस नए मॉडल में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, स्लिम LED लाइट्स, 12.3 इंच का डुअल डिस्प्ले और 28 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड तकनीक वाला 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ लो रेंज ट्रांसफर केस भी मिलेगा, जिससे इसकी ऑफ रोडिंग क्षमता बरकरार रहेगी। नए मॉडल में ज्यादा फीचर्स और अपडेट की वजह से इसकी कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
Hyundai ने अपनी लोकप्रिय क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए बैटरी एज अ सर्विस ओनरशिप मॉडल लॉन्च किया है। इस नए मॉडल के तहत बैटरी की कीमत कार की शुरुआती लागत से अलग हो जाती है, जिससे इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत घटकर मात्र 10.99 लाख रुपए रह गई है। ग्राहकों को बैटरी के इस्तेमाल के लिए अलग से 3.9 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा। यामाहा ने भारत में अपना नया एरोक्स ई इलेक्ट्रिक स्कूटर 2.82 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इसमें 117 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और 1.5 किलोवाट आवर के 2 डिटैचेबल बैटरी पैक मिलेंगे। अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं जो सिर्फ लंबी रेंज ही नहीं बल्कि स्पोर्टी लुक और दमदार परफॉर्मेंस भी दे, तो यामाहा का नया एरोक्स ई आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल इसकी बिक्री सिर्फ चुनिंदा शहरों में ही शुरू हुई है। फरारी ने 14 साल के लंबे अंतराल के बाद अपनी स्पेशल लिमिटेड एडिशन सुपरकार फरारी 12 सिलेंडरी मैनुअल को पेश किया है, जिसमें मैनुअल गियरबॉक्स की वापसी हुई है। यह कार अपने शानदार V12 इंजन और नई मैनुअल बाय वायर तकनीक के साथ कार प्रेमियों को आकर्षित कर रही है। यह इंजन 830 हॉर्स पावर और 668 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 2.9 सेकंड में पकड़ लेती है और टॉप स्पीड 340 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। रिवोल्ट मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RVX को भारत में लॉन्च कर दिया है। RVX में 3.24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। इसकी सिंगल चार्ज में IDC सर्टिफाइड रेंज लगभग 160 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की शुरुआती कीमत 1.3 लाख रुपए एक्स शोरूम की है। हालांकि सरकार की ओर से मिलने वाले इंसेंटिव के बाद RVX का प्राइस 1.24 लाख रुपए होगा। स्पीड न्यूज के बाद अब वक्त हो चला है स्पॉटलाइट का, और इस हफ्ते स्पॉटलाइट में है निसान की नई कॉम्पैक्ट SUV टेक्टॉन। जी हां, इस गाड़ी का निसान बेहद समय से इंतजार कर रहा था। निसान की भारत ने दशा और दिशा दोनों तय करेगा ये कॉम्पैक्ट SUV टेक्टॉन। रेनॉ डस्टर के ही प्लेटफॉर्म पर बनी वही इंजन इस्तेमाल करने वाली इस गाड़ी की कीमत जो शुरू होती है 10.49 लाख से शुरू होती है और 18 या यूं कह लीजिए 18.5 लाख इसके टॉप वेरिएंट की कीमत है। लेकिन इसके अलावा भी इस गाड़ी में कई सारे एक्स फैक्टर मौजूद हैं जो कि जरूरी हैं इस बाजार में 1 डजन से ज्यादा कंपटीशन से लड़ने के लिए। निसान ने भारत में अपनी नई मिड साइज SUV टेक्टॉन को लॉन्च कर दिया। कीमत रखी गई 10.49 लाख रुपए से। ये एक्स शोरूम कीमत है। T160 वेरिएंट एंट्री लेवल पर है, तो वहीं टॉप T280 रेंज 14.99 लाख से 18.59 लाख तक जाती है। और हाँ, बुकिंग शुरू हो चुकी है। डिलीवरी मिलेगी 22 जुलाई से। अब सवाल ये है अहमियत क्या है इस लॉन्च की। निसान लंबे समय से भारत के मिड साइज SUV सेगमेंट में हाशिए पर खड़ा है। टेक्टॉन उसकी वापसी का ऐलान, और वो भी पूरे दमखम के साथ। ये गाड़ी पूरी तरह भारत में बनेगी और यहाँ से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और ओशानिया तक एक्सपोर्ट होगी। यानी मेक इन इंडिया का बोर्डिंग पास लेकर निकली है ये SUV, वो भी ग्लोबल मार्केट के लिए। डिजाइन के मामले में टेक्टॉन को इंस्पायर किया है निसान की लेजेंडरी पेट्रोल SUV से। जिस 75 साल के एक्सेलेंस की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल से जो शुरुआत हुई थी उसी गाड़ी के डिज़ाइन इंस्पिरेशन है, जो कि यहाँ पर आपको देखेंगे। बड़ा चौड़ा ग्रिल है, साफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 12 वेरिएंट है जो कि निकाले हैं। ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करी है, उसके लिए निसान ने करीब 11 कलर भी हैं जो कि साथ में दिए हैं। अच्छे ऑप्शन है जो कि दिख रहे हैं। और जिस तरीके से बेस वेरिएंट से ऊपर डिज़ाइन को एक रखने की कोशिश करी है, तगड़ा अपराइट स्टांस, सी शेप LED हेडलैम्प्स, ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल पर रेड एक्सेंट और पीछे कनेक्टेड सी शेप टेल लैंप्स। मतलब दिखने में ये बेबी पेट्रोल जैसी लगती है, बस कीमत मिड साइज SUV वाली, पेट्रोल के बजट वाली नहीं। सबसे बड़ा USP कैबिन के अंदर मिलता है। गूगल पावर डुअल स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.1 इंच का टच स्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरिफायर और एडास सेफ्टी। 2 इंजन ऑप्शंस हैं, एक 1 लीटर का टर्बो, दूसरा 1.3 लीटर का टर्बो। 1 लीटर के टर्बो में आपको सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा।
वहां पर आपको DCT नहीं है, 1.3 लीटर जो कि 163 PS की पावर देता है, वहां पर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी। लेकिन टेक्टॉन के लिए ये रिंग आसान नहीं है। इस सेगमेंट में पहले से डटी हुई है Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और रेनॉल्ट डस्टर जैसे हेवीवेट। साथ में मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, होंडा एलिवेट, वोक्सवैगन की टाइगुन, स्कोडा की कुशाक, MG की एस्टर और टाटा सियारा। यानी कि टेक्टॉन को केवल 1 या 2 से नहीं बल्कि पूरी सेना से भिड़ना है। और मजे की बात, ये अंदर से रेनॉल्ट डस्टर जैसी है, तो मुकाबला अपने ही कजन से भी। 75% बाजार जो है वो 14 से 20 के बीच में है। हम 75% वेरिएंट और कॉम्बिनेशन 14 से 20 के में है। इनफैक्ट हम 14 से नीचे हैं, 1370 से शुरू होते हैं। 1370 पे जो हमारा वेरिएंट है, तो अगर आप 1370 पे जाते हैं तो आपको उस सेगमेंट में वो फीचर्स मिलते हैं जो इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में आपको उस दाम पे नहीं मिलते। और वहाँ पे आपको बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस वाला एक इंजन मिलता है, बहुत बेहतरीन टॉर्क मिलता है। अगर आप नीचे आए तो वहाँ 25% का करीब बाजार सेगमेंट वहाँ बैठा हुआ है और 25% हमारे वेरिएंट वहाँ पे बैठे हैं। तो निसान ने एक बहुत कॉन्फिडेंट स्ट्रैटेजी के साथ CSUV को अटैक करने के लिए ये पूरी प्लानिंग करी और उसके साथ आज हमने आपको ये गाड़ी पेश करी। इट इज पेट्रोल इंस्पायर्ड, इट्स गोइंग टू सेट अ बेंचमार्क इन डायनामिक परफॉर्मेंस और एक प्रीमियम उम्दा SUV वाला एक्सपीरियंस हम आपको इस गाड़ी में देने जा रहे हैं। इस हफ्ते हमारा फोकस जो है वो कॉम्पैक्ट SUV बाजार पर ही रहेगा। कॉम्पैक्ट SUV बाजार आइस में इस वक्त निसान टेक्टॉन है जो कि आई है, 1 डजन से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं और जो आखिरी गाड़ी इस सेगमेंट में आई थी वो थी टाटा की तरफ से सियरा, लेकिन वो था आइस अवतार और अब आ गया है टाटा का इसी सियरा का इलेक्ट्रिक अवतार Sierra.EV। अब इस EV में आइस से क्या क्या अलग है, क्या ये उससे बेहतर सौदा है या फिर कंपटीशन में जो क्रेटा EV या महिंद्रा की BE6, टोयोटा की इवेला और मारुति सुजुकी की विटारा मौजूद है उससे इसमें क्या बेहतर है, समझा एक खास रोड टेस्ट के जरिए। गाड़ी ऑफ द वीक Sierra EV। टाटा सियरा एक ऐसा नाम जो 90s के दशक में इंडियन रोड्स का आइकन था और अब कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है इसका इलेक्ट्रिक वर्जन विच इज द Sierra EV। टाटा सियरा EV का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका डिजाइन है। ओरिजिनल सियरा की आइडेंटिटी को मॉडर्न टच के साथ रिवाइव किया गया है। रैप अराउंड रियर ग्लास, मस्कुलर स्टैंड्स और कनेक्टेड LED DRLs इसे रोड पर अलग प्रेजेंस देते हैं। आई सियरा के कंपैरिजन में EV को क्लोज्ड ऑफ फ्रंट फेशिया और EV स्पेसिफिक स्टाइलिंग मिलती है जो इसे और फ्यूचरिस्टिक बनाती है। हाँ, फ्रंट एंड डिजाइन थोड़ा सब्जेक्टिव है और फ्लश डोर हैंडल्स प्रीमियम लगते हैं लेकिन डेली यूज में उतने प्रैक्टिकल नहीं लगते। कंपटीशन की बात करें तो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति ई विटारा दोनों ही अपने आइस सिबलिंग जैसे ही दिखते हैं। डिजाइन थोड़ा डेटेड और सेफ लगता है। महिंद्रा BE6 जरूर बोल्ड है लेकिन उसका फ्यूचरिस्टिक लुक सबको पसंद नहीं आता और काफी पोलराइजिंग है। यहीं पर Sierra EV को एज मिलता है, ना ज्यादा सेफ ना ज्यादा पोलराइजिंग। कैबिन मॉडर्न और फीचर लोडेड है। ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, JBL ऑडियो, 360 डिग्री कैमरा एंड V2L V2V चार्जिंग जैसे भी फीचर्स आपको मिलते हैं। ओवरऑल फिट एंड फिनिश राइवल्स जितनी प्लश फील नहीं देती। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं इन टोटल 2 बैटरी ऑप्शंस। एक मिलता है आपको 63 किलोवाट आवर का और दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे 75 किलोवाट आवर का। यहाँ पे इसका जो एंट्री लेवल वेरिएंट है वो आपको बस मिलता है रियर व्हील ड्राइव में जो प्रोड्यूस करता है 235 bhp का पावर एंड 315 Nm ऑफ पीक टॉर्क। यहाँ पे इसका टॉप ऑफ द लाइन QWD वो आप प्रोड्यूस करता है 313 bhp का पावर एंड 504 Nm का पीक टॉर्क और 0 to 100 सिर्फ 5.8 सेकेंड्स में जा सकता है। क्लेम्ड MIDC रेंज ये आपको 565 किलोमीटर से 665 किलोमीटर तक देती है। 120 किलोवाट आवर DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलता है। पावर डिलीवरी इस गाड़ी की काफी स्मूथ है। अगर आपको काफी क्विक ओवरटेक्स करने हैं तो स्पोर्ट्स मोड भी यूज कर सकते हैं या फिर इधर आपको बूस्ट मोड भी मिलता है। ट्विस्टी रोड्स पे परफॉर्मेंस की बात करें तो इधर आपको अच्छा खासा बॉडी रोल महसूस होता है। राइड क्वालिटी Sierra EV की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सस्पेंशन इंडियन रोड्स को कॉन्फिडेंटली एब्जॉर्ब करता है और कैबिन रिफाइनमेंट भी इंप्रेसिव है। स्टीयरिंग कंफर्ट ओरिएंटेड है लेकिन एंथुसियास्टिक ड्राइवर्स को महिंद्रा BE6 थोड़ी ज्यादा एंगेजिंग लग सकती है।
महिंद्रा V6 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर बैटरी के साथ 535 किलोमीटर से 682 किलोमीटर रेंज और 231 से 268 bhp पार देता है। Hyundai Creta इलेक्ट्रिक 42 किलोवाट आवर और 51.4 किलोवाट आवर ऑप्शंस में 420 किलोमीटर से 510 किलोमीटर रेंज और 133 से 169 bhp पार ऑफर करती है। मारुति ई-विटारा 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर बैटरी के साथ 440 किलोमीटर से 543 किलोमीटर रेंज और 143 से 173 bhp पार प्रोड्यूस करती है। बात करें हम इस गाड़ी के प्राइसिंग की तो 18.79 लाख एक शोरूम से प्राइस शुरू होता है एंड गोज ऑल द वे अप टू 26.48 लाख एक शोरूम। गाड़ी फीचर लोडेड है, थोड़े बहुत क्वालिटी इश्यूज हैं जिन्हें इंप्रूव करा जा सकता है। परफॉर्मेंस वाइज भी गाड़ी काफी अच्छी फील होती है, बट ये गाड़ी उनके लिए अच्छी फील होती है जो एक फैमिली इलेक्ट्रिक कार ढूंढने जा रहे हैं। द ऑटो 9 शो में वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते वही एक बात हर बार कहता हूं, हर बार दोहराता हूं कि प्लीज सड़क नियमों का पालन करें। छोटी छोटी बातें ही सही, चाहे वो हेलमेट लगाना हो, सीट बेल्ट पहनना हो, लेन में ड्राइव करना हो, चलाते वक्त फोन से दूर रहना हो, अपने इमोशंस पर काबू रखना हो, एक्सीलरेटर को समझकर दबाना हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि ये आपकी मुस्कुराहट और आपके परिवार की, आपके दोस्तों की मुस्कुराहट के लिए शायद बेहद ज़रूरी है। मुलाकात होगी अगले हफ्ते रविवार 1:20 पर। नमस्कार। बढ़ते आगे और बात अब एक और बड़ी खबर की करते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में आरएसएस की बैठक में चढ़ावा चोरी पर चर्चा हुई है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला दुखद है। एसआईटी जांच से सब सच सामने आएगा। पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। ट्रस्ट से उम्मीद है कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। राम भक्तों की आस्था पर आघात न पहुंचे, ये भी कहा। सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो।